Hello friends, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT UGC NET and JRF aspirants who are preparing for education subject paper 2. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरली देखा गया है कि इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज हम इन्हीं डाउट को क्लैरिफाई करते हुए आज की वीडियो में ये सीखेंगे अबाउट इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग विथ सो मैनी एग्जाम्पल्स, ताकि आपको इस वीडियो में एक फुल ऑन एक्सप्लेनेशन मिल जाए, ताकि आप उसे ज़िंदगी भर आप रिकॉल कर पाए, उसे आप अपनी मेमोरी में स्टोर कर पाए और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लगा पाए। तो विदाउट एनी डिले चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे मैं इन वीडियो से रिलेटेड कई सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यूज़ लगाते हैं डेली बेसिस पे, ताकि हमारी प्रैक्टिस बूस्टअप हो सके। इसके साथ साथ यहाँ पे जितनी भी वीडियोस हुई है उसके पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आपने काफ़ी बारी वर्ड सुना होगा डिडक्टिव रीजनिंग एंड दूसरी तरफ है इंडक्टिव रीजनिंग। तो आपको एक ट्रिक बताऊंगी, मैं एक ट्रिक के साथ लेकर चलेंगे कि हम कैसे हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। तो फ्रेंड्स मेन डिफरेंस यही है जानने वाला इंडक्टिव रीजनिंग में और डिडक्टिव रीजनिंग में, कि एक में आपकी थ्योरी को टेस्ट करते हैं और दूसरी तरफ आपकी जो थ्योरी है वो बिल्ड होती है। ठीक है, इतना सा समझना है कि एक कॉन्सेप्ट में आपकी जो थ्योरी है वो यहाँ पे बिल्डअप होएगी, दूसरे में आपकी जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको टेस्ट किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं मेन डिफरेंस हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में यही है कि जो हमारी इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसका एम होता है कोई भी थ्योरी को यहाँ पे डेवलप करना। एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा सिनेरियो है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जो आपके लिए न्यू है, आप क्या कर रहे हो उसके बेसिस पे आप फैक्ट्स को जान रहे हो, आप फैक्ट्स को देखते हुए कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए आप उसे कैटेगराइज करते हैं और अंत में जाके आपके यहाँ पे थ्योरी बिल्डअप हो रही है। जनरली जो हमारा इंडक्टिव रीजनिंग होता है, इंडक्टिव अप्रोच होता है, ये क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर आता है, क्वालिटेटिव अप्रोच के अंदर, जिसके अंदर हम अपनी थ्योरी को बिल्डअप करते हैं, थ्योरी को डेवलप करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं इंडक्टिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा जो आपका आता है थ्योरी डेवलप होना, और ये आपका मूव करता है फ्रॉम स्पेसिफिक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब हम डिडक्टिव की ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किस में कहाँ से जाता है और कहाँ से इसमें कब इसमें बात की जा रही है। तो जब भी हम डिडक्टिव की बात करते हैं तो ये आपका स्पेसिफिक से ब्रॉड जनरलाइजेशन की तरफ जाता है। स्पेसिफिक से ब्रॉड यानी कि एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आप उसको एनालिसिस करते हो, उसके बीच में लिंक बनाते हो, लिंक बनाने के बाद आप क्या करते हो एक ब्रॉड थ्योरी को जनरेट कर लेते हो। तो ये हमारा इंडक्टिव अप्रोच के अंदर आता है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या आता है, विच मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू ब्रॉड, स्पेसिफिक टू जनरल, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड यानी कि जनरल। जनरल में कि जब आप एक थ्योरी बिल्डअप कर रहे हो सभी लोगों के लिए। अब एग्जाम्पल है, न्यूटन का लॉ था, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन था, या फिर न्यूटन का लॉ था ग्रेविटी। न्यूटन ने क्या किया, एक सेब को वहाँ पे पेड़ के नीचे से गिरते हुए देखा था। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को देखा कि क्या क्यों हमेशा जो ऊपर से चीज़ फेंकी जाती है वो नीचे ही गिरती है। तो वो आपका लॉ ऑफ ग्रेविटी था, तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी को यहाँ पे बिल्ड किया था और एक तरह से ये सब के लिए ब्रॉड जनरलाइजेशन की थी। एक तरह से आपका ये ब्रॉड ये लेकर आए थे कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी लेकर आए थे जो कि सभी के लिए यूज़फुल साबित हुई, और उन्होंने यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी को प्रोड्यूस करा, जिसके अंदर उन्होंने थ्योरी बिल्डअप करी।
तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ आया होगा कि जिसके अंदर हमारी थ्योरी बिल्डअप होती है, जो कि मूव करता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, फ्रॉम स्पेसिफिक टू ब्रॉड, तो ये हमारा आता है इंडक्टिव अप्रोच के अंदर, जिसको हम इंडक्टिव रीजनिंग भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा कॉन्सेप्ट आता है डिडक्टिव रीजनिंग। सो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग? तो डिडक्टिव रीजनिंग का यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कि जब हम कोई थ्योरी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है अपने एनवायरनमेंट में, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसमें हम टेस्टिंग करते हैं एग्जिस्ट थ्योरी को कि क्या ये सही है या क्या गलत है, क्या रिजल्ट्स हमें निकाल के देगी। अब जब आप क्या कर रहे हैं, न्यूटन ने तो अपनी थ्योरी बना दी, अब न्यूटन ने तो अपना यहाँ पे थ्योरी बना दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे उन्होंने कर दिया, लेकिन तो क्या आप उस थ्योरी को, एग्जिस्टिंग थ्योरी को यहाँ पे टेस्ट कर पा रहे हैं? तो वो हमारा डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा जो इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग के बीच में जो हमारा मूव करता है फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू ब्रॉड जनरलाइजेशन, कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है? स्पेसिफिक से ये आपका ब्रॉड जनरलाइजेशन की तरफ जाता है इंडक्टिव। और दूसरा जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है हमारी, ये हमारी जाती है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। और ये आपका जो अप्रोच होता है, ये हमारा बहुत ही मेन अप्रोच होता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर आता है। ठीक है, और आई होप कि आपको दोनों के अंदर डिफरेंस पता चला होगा कि डेवलप करते हैं किसके अंदर थ्योरी और किसके अंदर हम एग्जिस्टिंग थ्योरी को यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे और किस तरफ जाता है। ये मैंने एक पिरामिड के थ्रू आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है, एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह से जाता है, कि इंडक्टिव अप्रोच हमारा कहाँ से जाता है, कि जब हम टॉप से यहाँ पे बॉटम की तरफ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, यहाँ पे जो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक से जनरल के यहाँ पे तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा होता है डिडक्टिव रीजनिंग, जो कि हमारा जनरल से यहाँ पे स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है। ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच ऑलवेज गोज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल। और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे जो डिडक्टिव जा रहा है, ये जा रहा है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। कहाँ जा रहा है? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इंडक्टिव रीजनिंग का अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज आपके पास एक एविडेंस है, स्पेसिफिक एविडेंस है, आप यहाँ पे जान रहे हो कि नंबर ऑफ एडोलेसेंस है, उनकी जो सुसाइडल रेट है और सुसाइड करने का जो अटेम्प्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये मेरे पास एक स्पेसिफिक केस है। ठीक है, सुसाइड करने का जो अटेम्प्ट है वो बढ़ता जा रहा है एडोलेसेंस एज के अंदर। अब ये मेरे पास एक एविडेंस मिल रहा है, मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ है। अब मैं इसके बारे में और खोजबीन करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं और यहाँ पे इन डेप्थ गई, मैंने देखा, मैंने लिंक बनाने की कोशिश की कि कई सारे न्यूज़ में, कई सारे मीडिया रिसोर्सेज में, न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन्स में मुझे कई सारे ऐसे केस निकल कर आए जिसमें मैंने जाना कि लास्ट ईयर में काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो सुसाइड है वो अटैम्प्ट करी, और मेनली वो वही स्टूडेंट थे जो कि हाई स्कूल में थे। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने 4 बार अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी सुसाइड। फिर मैं और यहाँ पे स्पेसिफिक एविडेंस की तरफ गई। मैंने क्या किया, मैं लिंक बनाया, पीछे पीछे जाने की कोशिश की कि रीज़न क्या है उसके रिगार्डिंग मैंने फैक्ट्स इकट्ठे करना चालू करा। फिर मैंने देखा कि फिर ये अपने फैक्ट्स को लेकर मैं किसी गाइडेंस काउंसलर के पास लेकर गई, जहाँ पे मैंने हाई स्कूल्स के जो सुसाइडल रेट की टेंडेंसी को इन डेप्थ यहाँ पे स्टडी किया कि क्यों ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो बच्चे हैं, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, वो ज़्यादातर सुसाइड्स को अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और उनके सुसाइडल रेट की जो अटैम्प्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब ये जानने के बाद मुझे ये मिला कि वहाँ पे मोर जो स्टूडेंट्स थे वो डिप्रेशन का शिकार थे, इस वजह से वो क्या थे, वहाँ पे ज़्यादा सुसाइडल रेट थी, ज़्यादा वो सुसाइड करने का अटैम्प्ट कर रही थी।
फिर जब मैंने ये सारे के सारे फैक्ट्स देखे, रॉ मटेरियल देखा, उसका यहाँ पे रिलेशन निकाला, एविडेंस कलेक्ट किए, उसका स्टडी किया, फिर बाद में जाके लास्ट में मेरा कंक्लूजन ये निकला कि हमें क्या करना चाहिए, एक सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाना चाहिए। मुझे पता चल गई फैक्ट्स क्या है मेरे पास, क्यों वो कर रहे हैं, सुसाइड कमिट कर रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन है। मुझे ये नीड फेल्ट हुई कि मुझे अब जाकर उन लोगों के लिए, यानी उन अडोलेसेंस के लिए क्या करना चाहिए, एक सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम को बिल्डअप करना चाहिए। तो ये अंत में जाके मैं एक कंक्लूजन की तरफ पहुंची। तो जब भी हम इंडक्टिव रीजनिंग करते हैं, हम जिस सारे के सारे फैक्ट्स को देखते हैं, सारे के सारे जो कलेक्ट करते हैं एविडेंसेस, बाद में जाके हमारी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, एक जर्नलाइज्ड हमारी निकल कर आती है, एक थ्योरी बिल्डअप होती है और लास्ट में एक कंक्लूजन निकलता है। और ये हमारा किससे कहा जा रहा है, स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर मैंने ब्रॉड जनरलाइजेशन डेवलप की, जो कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मेरा जा रहा है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अब हम देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग क्या है। तो डिडक्टिव रीजनिंग फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जाता है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, कि जब आपकी एग्जिस्ट करती है थियोरी को, आप उसे एक पर्टिकुलर कंडीशन में लगाने की कोशिश करें, स्पेसिफिसिटी लेकर आ रहे हैं, स्पेसिफिक कंडीशन में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि क्या मुझे ये रिजल्ट्स मिलेगी कि नहीं। तो जो डिडक्टिव रीजनिंग है हमारी, जनरलाइजेशन से पर्टिकुलर की तरफ जाता है, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहा है। जनरलाइजेशन है कि आर सिटी हैज़ अ सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, कि मेरी सिटी में एक काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। अब जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से, पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से कई लोगों के रोज़गार छिन गए। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जनरली सबके साथ हुआ था, सबको देखने को मिला, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो गई। डीमोनेटाइजेशन के बाद तो काफ़ी हाल बेहाल हो गया, जिसके अंदर क्या हो गया, एकदम से कई सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बंद हो गई, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये सब हमें देखने को मिला, हमने एक तरह का जनरल फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं। फिर मैंने इस सिचुएशन को और स्पेसिफिक तरीके से देखा। मैंने देखा कि इसका मेन रीज़न क्या था, कि जब यहाँ पे प्रपोज्ड किया फेडरल प्रिजन को वुड क्रिएट 500 न्यू जॉब्स। अब प्रॉब्लम थी मेरी अनएम्प्लॉयमेंट, मेरी प्रॉब्लम थी। अब उस प्रॉब्लम को कैसे मैं स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पे सॉल्व करा जाऊँ, यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाओ, यानी कि 500 न्यू जॉब्स को यहाँ पे डेवलप करने की, यहाँ पे लेकर आने की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उन्होंने क्या कहा, प्रॉब्लम क्या थी, मेरी प्रॉब्लम ये थी कि अनएम्प्लॉयड हो गई। अब उस अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए मैंने ये एक तरह का सॉल्यूशन निकाला है कि अगर हम 500 नए रोज़गार लेकर आ जाएंगे तो हमारा सभी को रोज़गार मिल जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी। तो लास्ट में जाके यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आया कि अगर फेडरल प्रिजन बिल्डअप हो जाएगा सिटी में तो क्या होगा, यहाँ पे 500 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और वो काम करेगी। तो ये फ्रेंड्स क्या हुआ, जनरलाइज चीज़ को उठाकर स्पेसिफिसिटी की तरफ लेकर गए, जनरल कॉन्सेप्ट को ले उठाकर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ लगाया और देखा कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग हुई, ठीक है, डिडक्टिवली हमने देखा। अब फ्रेंड्स जितने भी डिडक्टिव रीजनिंग होती है ना, इसमें याद रखना कि हम लॉजिकल रीजनिंग लगा रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, हम अपने जो हाइपोथेसिस बनाए हैं उसे टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो इंडक्टिव रीजनिंग हो रही है इसमें सिर्फ आपकी थ्योरी है वो जनरेट हो रही है, थ्योरी बिल्डअप हो रही है, जो कि स्पेसिफिक से आपकी जनरल कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता चला होगा, क्या इंडक्टिव है क्या डिडक्टिव है, और किस तरह से जाता है कि इंडक्टिव किस तरफ जाता है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, वेयर एज योर डिडक्टिव रीजनिंग गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, वेयर वी टॉकिंग अबाउट टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, टेस्टिंग आवर थ्योरी विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड बिफोर इन आवर एनवायरनमेंट, ओके। और ये एक तरह का एग्जाम्पल है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया गया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझाया था मैंने ताकि आपको और समझ आ जाए। यही आपका इसके अंदर थ्योरी जनरेट हो रही थी, और जो डिडक्टिव है इसके अंदर क्या हो रहा था, जो कि आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे डेटा और स्पेसिफिसिटी की तरफ लेकर जा रहे थे एनालिसिस कर करके। तो ये हमारा डिडक्टिव रीजनिंग अप्रोच हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। अब आपको मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ जो मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे लेकर आई हूँ।
कि इंडक्टिव रीज़न है यहाँ पे, इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आप ऑब्जर्व कर रही है जो अपने आसपास स्थिति है, जो आपको दिख रहा है, जो आपके एनवायरनमेंट में अभी प्रेजेंट है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहा है कि यहाँ पे डॉग्स ए और बी है, फ्लीज, एलिफेंट डिपेंड्स ऑन वाटर टू एग्जिस्ट। ये कई सारी ऑब्जर्वेशन है, मैंने एक तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर बाद में जाके ऑब्जर्वेशन क्या लगाई, एक एग्जांपल को देखते कि लो कॉस्ट एयरलाइन है, फ्लाइट है वो डिले हो रही है, लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाइट है वो डिले हो रही है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। फिर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ पैटर्न को कि क्यों हो रही है। अनदर 20 फ्लाइट भी है जो कि डिले हो रही है, ठीक है। मतलब पहले मैंने क्या देखा, एक यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ को लेके गई कि जो मेरा लो कॉस्ट एयरलाइन है ना, वो हमेशा यहाँ पे डिले हो रही है, मतलब वो डिले हो रही है, वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच पा रही है, टाइम पे उसका वहाँ पे डिपार्चर नहीं हो पा रहा है, लैंडिंग नहीं हो रही है फ़्लाइट की। फिर मैंने फिर से ये ऑब्ज़र्व किया, फिर अंदर जाके और देखा कि यार 20 फ्लाइट है वो भी जो लो कॉस्ट की थी वो भी डिले हो रही है, ठीक है। मतलब जो 20 फ्लाइट थी जो लो कॉस्ट है वो भी डिले हो रखी है। तो ये मैं और ऑब्ज़र्व किया मैंने पैटर्न को, और मैं अंदर घुसी। फिर बाद में जाके मैंने देखा कि यार जितनी भी लो कॉस्ट है ना, वो सारी की सारी डिले होती है, मतलब सर्विस ही ख़राब है इनकी। जो लो कॉस्ट है मतलब क्योंकि पैसा और मेंटेनेंस तो कम खर्च हो रहा है, और इसकी वजह से जिसके वजह से इनकी सर्विस इतनी बेकार है क्योंकि वो हमेशा ही डिले रहती है। तो मैंने क्या किया, ये मैंने कंक्लूजन निकाल लिया और मैंने थ्योरी बना ली कि जो भी लो कॉस्ट की जो फ़्लाइट है वो हमेशा ही डिले होगी क्योंकि उसकी अच्छी सर्विस नहीं है। तो ये क्या है, मैं अपने जनरल से यहाँ पे कहाँ पे आ गई, यहाँ पे कहाँ से चली गई, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चली गई, ठीक है। स्पेसिफिक से यहाँ पे मैं जनरल की तरफ चली गई कि यहाँ पे मेरी थ्योरी बिल्डअप होगी। मैंने यहाँ पे देख लिया कि मेरी जो लो कॉस्ट फ्लाइट होती है हमेशा ही ये डिले होती है क्योंकि सर्विस इतनी बेकार है इसकी। यहाँ पे मैंने कंक्लूजन निकाल लिया, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ यहाँ पे मैं लेकर आ गई। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग अप्रोच, जो आपको बता रहा है कि जिसमें आप स्टार्ट करते हो किसी पर्टिकुलर थ्योरी से और अंत में जाके आप उस थ्योरी को टेस्ट करते हैं और आप देखते हैं कि वो कितनी वैलिड है, कितनी इनवैलिड है, और इसके साथ साथ आप यहाँ पे टेस्ट कर रहे हो अपने हाइपोथेसिस को। अब स्टार्ट होती है हमारे डिडक्टिव रीजनिंग अप्रोच को समझने की यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रक्रिया। पहला है, आप क्या कर रहे हो, कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसे स्टार्ट कर रहे हो। अब लेते हैं वही वाला एग्जांपल, लो कॉस्ट एयरलाइन वाला। लो कॉस्ट एयरलाइन कह रही है कि वो हमेशा ही डिले होती है। उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया था इंडक्टिव अप्रोच में, उन्होंने थ्योरी बना ली थी कि लो कॉस्ट एयरलाइन है वो हमेशा ही डिले रहती है। फिर बाद में जाके यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अपना हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस यहाँ पे मेंटेन करती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि इफ़ पैसेंजर्स फ्लाई विद लो कॉस्ट एयरलाइन देन दे विल ऑलवेज एक्सपीरियंस डिले। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं हाइपोथेसिस बना रही हूँ कि अगर जो पैसेंजर है उस फ्लाई से, लो कॉस्ट फ्लाइट से अगर उड़ रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो हमेशा ही डिले का एक्सपीरियंस लेते होंगे, हमेशा ही वो लेट पहुँचते होंगे, हमेशा ही उसे दिक्कत होती होगी। तो ये मैंने हाइपोथेसिस बना लिया। अभी ये फिक्स्ड नहीं है कि दिक्कत होती होगी कि नहीं, मैंने ये टेंटेटिव अजम्पशन लगा ली है कि हमेशा ही दिक्कत होती होगी क्योंकि डिले पहुँच रही है, टाइम पे नहीं पहुँच रहे, अब लो कॉस्ट है तो क्या कर सकते हैं। फिर बाद में जाके मैं अपना डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। डेटा कलेक्ट किया मैंने, अपने यहाँ पे टेस्ट किया हाइपोथेसिस को। ये पाया मैंने कि यहाँ पे फ्लाइट डेटा है लो कॉस्ट एयरलाइंस का। अब मैंने सारे के सारे डेटा निकाले, उसे टेस्ट यहाँ पे देखा, पुराने जितने भी उनके जो रिकॉर्ड्स है उसमें देखा कि कितनी फ़्लाइट्स कितनी डिले हो रही है और कितने लोग हैं जो कि हमेशा ही डिले हो जाते हैं। फिर बाद में जाके मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिसिटी की तरफ चली गई और मैंने यहाँ पे देख लिया कि ये मेरी एक ऐसी स्टेज है, लास्ट स्टेज की, जब मैं ये देखती हूँ कि क्या मुझे अपने रिसर्च के हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, कि इनके बीच में रिलेशन है कि नहीं, या फिर मैं ऐ भी बोल रही हूँ। जब मैंने सब कुछ डेटा वेटा कलेक्ट कर लिया, सब हाइपोथेसिस वगैरह मेंटेन कर लिया, एविडेंस देख लिए, फिर बाद में जाके मैं इस कंक्लूजन में पहुँची। मैंने देखा कि 5 में से 100 फ्लाइट, मतलब 100 में से जो 5 फ्लाइट है लो कॉस्ट की, वो डिले नहीं होती है, ठीक है, वो डिले नहीं होती है, सारी की सारी डिले नहीं होती है इसमें से।
मतलब कुछ यहाँ पे डिले होती है, 100 में से 5 फ्लाइट होती है जो कि डिले नहीं होती, सारी नहीं होती। तो इन्होंने क्या किया, जो अपनी जो एग्जिस्टिंग थ्योरी थी उसको यहाँ पे नकार दिया और अपने हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच यहाँ पे हो रही है, जो कि कहाँ से जा रही है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रही है। ठीक है, जनरल से किस तरफ जा रही है, स्पेसिफिक की तरफ जा रही है। और ये आपको बता रही है कि कैसे आप अपने हाइपोथेसिस को यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं और एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ पहुँच रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ आया होगा इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसे पूछ सकते हो, और ये मुझे बताना स्पेसिफिकली कि आपको ये पिरामिड के थ्रू जो समझाया है कैसे लगा। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये जो वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ मैं, जो कि पीएचडी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो अपने नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के साथ साथ जो यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। ठीक है, और जो आने वाले सारे के सारे जो टेस्ट होने वाले हैं एंट्रेंस टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए, उन सब के लिए ये एप्लीकेबल है, उन सब के लिए यूज़ होएगी। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, ताकि वो सबको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तभी हम अपने जेआरएफ की तरफ पहुंच सकते हैं और अपने जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो, फीडबैक ज़रूर देना मुझे, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।